एक ऑटो ड्राइवर शाम को अपने घर जाता है और शाम के समय अपने ऑटो की सफाई करने लगता है। तभी अचानक से उसकी नज़र एक बैग पर पड़ती है जो उसके ऑटो में रखा हुआ था। जैसे ही वह ऑटो ड्राइवर उस बैग को खोलकर देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। उस बैग के अंदर ढेर सारे रुपए थे और उन रुपयों को देखकर उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। कभी तो वह सोचता है कि इस बैग को वापस लौटा देना चाहिए, न जाने किसको कैसी ज़रूरत होगी जिस वजह से इतने सारे पैसे लेकर वो जा रहा था। लेकिन फिर उसका ख्याल आता है कि मेरे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, अगर इन पैसों को मैं अपने इस्तेमाल में ले लेता हूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा और मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ऐसे ही असमंजस में वह पड़ा हुआ है और बहुत कुछ अपने दिमाग के अंदर सोच रहा है। कौन था वह ऑटो ड्राइवर और किसका वह बैग था जो उसके ऑटो में रह गया था? क्या वह ड्राइवर उस बैग को लौटाता है या नहीं लौटाता? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इलाहाबाद के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है विक्रम। विक्रम ने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो वो नहीं है। उसने 12वीं क्लास की है और 12वीं क्लास करने के बाद उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी और इसी वजह से वह अपने पिता का ऑटो चलाया करता है। विक्रम के पिता बेहद ही ईमानदार हैं और उन्होंने अपने बेटे को ईमानदारी का पाठ भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। हालांकि उनके पास इलाहाबाद में अपना घर है, लेकिन घर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। पिता की बीमारी में भी पैसे लगा करते हैं, एक छोटी बहन है जिसकी पढ़ाई में भी पैसे लगा करते हैं और ऊपर से घर का खर्च भी चलाना पड़ता है। विक्रम ढेर सारी मुसीबतों से घिरा हुआ है और इसी वजह से वह ऑटो चलाकर दिन रात मेहनत किया करता है और सोचता है कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करने के बाद मेरे परिवार का गुजर बसर अच्छी तरह से होने लगेगा। इसी बात को सोचकर विक्रम ऑटो चलाता रहता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। एक दिन अचानक से शाम के समय उसकी छोटी बहन का जन्मदिन था, तो वह उसके लिए वहां से जल्दी जाना चाहता है और वह वहां से अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक कॉलेज पड़ता था। जैसे विक्रम अपने ऑटो को लेकर उस कॉलेज के सामने पहुंचता है तो एक लड़की उसके ऑटो को हाथ देती है और उसे रुकने का इशारा कर देती है। उस लड़की के पास 2 बैग थे, एक तो लेडीज पर्स था और एक और छोटा सा बैग था जिसको उसने अपने हाथ में लटका रखा था। इसके बाद जैसे विक्रम ऑटो रोकता है तो वह लड़की झट से आकर ऑटो में बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि भैया जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचा दो। अब विक्रम जैसे उस लड़की के हाव भाव देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि इसे कहीं जाने की जल्दी है, तो वह फौरन से अपना ऑटो स्टार्ट करता है और रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ाने लगता है। उस लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और बार बार अपना फोन निकालकर किसी को बता रही थी कि मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाऊंगी, आप कैसी भी चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद विक्रम ऑटो को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया था और वहां जाकर उसने ऑटो रोक दिया था। इसके बाद वह लड़की जल्दबाजी में उस ऑटो से उतरती है, अपने छोटे वाले बैग को अपने साथ लेकर और अपने पास से 20 रुपए निकालकर विक्रम को दे देती है और सीधा स्टेशन के अंदर चली जाती है। विक्रम वहां से अपने पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंच जाता है और घर जाकर अपने ऑटो की सफाई करने लगता है। जैसे ही वह ऑटो की सफाई कर रहा था तभी अचानक से विक्रम की नजर उस बैग पर पड़ती है जिस बैग को वो लड़की अपने साथ लेकर बैठी थी। इसके बाद विक्रम उस बैग को खोलकर देखने लगता है तो देखते ही उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। इस बैग के अंदर ढेर सारे रुपए थे और वो लड़की अपने रुपयों वाला बैग यहीं पर भूल गई थी। इस बात को देखकर विक्रम को थोड़ी सी बेचैनी होती है, लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में अपनी परिवार की परिस्थितियों को लेकर बहुत सारे ख्याल चलने लगते हैं। वह सोचता है कि हो सकता है कि ये बैग ऊपर वाले ने मेरे लिए भेजा हो और इससे मैं अपना काम चला लेता हूँ। लेकिन तभी दूसरे ही क्षण उसके दिमाग में वो बातें याद आती हैं जब उसके पिता उसे ईमानदारी से रहने का पाठ सिखाते थे और कहते थे कि बेटा जिंदगी कमाने से पार होती है, ना कि इधर उधर छीने झपटी करने से। अगर हम बेईमानी से पैसा रखने लगे तो हमारी जिंदगी बहुत ही बेकार हो जाएगी और ऐसा हमें जिंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद विक्रम सोचता है कि ये पैसे बेईमानी के थोड़ी ना है, वो तो अपने आप ही मेरे ऑटो में भूल गई है और इसे बेईमानी थोड़ी ना कहेंगे। ऐसा सोचकर विक्रम उन पैसों को रखने का फैसला कर लेता है, लेकिन अगले ही क्षण फिर से उसे उस लड़की की वो बातें याद आती हैं जब वो फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं जल्दी आ रही हूँ, आप लोग चिंता मत करो। इस बात को सोचकर विक्रम उन पैसों को लौटाने का फैसला कर लेता है और सोचने लगता है कि ये पैसे उन्हीं के हैं और उन्हीं के पास जाने चाहिए। इसके बाद विक्रम फौरन से अपना ऑटो स्टार्ट करता है और दोबारा से रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उस लड़की का कोई भी अता पता उसे नहीं मिलता है। तो फिर विक्रम थका हारा वापस से अपने घर आ जाता है और घर के अंदर उस बैग को आराम से रख देता है। अपनी बहन का जन्मदिन मनाता है और मनाने के बाद रात को आराम करने के लिए लेट जाता है। रात में सोचने के बाद उसको ख्याल आता है कि उसने उस लड़की को एक कॉलेज के सामने से उठाया था, तो वह सोचने लगता है कि हो ना हो वो लड़की इसी कॉलेज में
पढ़ा करती होगी और इसी कॉलेज के अंदर निकलती हुई किसी दिन मुझे मिल जाएगी। उसके बाद विक्रम दूसरे ही दिन उस कॉलेज के सामने जाता है और वहां से छुट्टी के समय निकलने वाली लड़कियों को घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि विक्रम ने उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उस लड़की की आंख के पास नाक पे एक तिल था। वो तिल उसे भलीभांति याद था और उसकी इसी निशानी के लिए वो उसे पहचानना चाहता था। तो वहीं पर खड़ा होकर जो भी लड़कियां इस तरह की इस कॉलेज से निकला करती थी उनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अब जब लड़कियां देखती है कि एक ऑटो वाला उन्हें घूर घूर कर देख रहा है तो उन्हें उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो इस सबको इग्नोर करते हुए वहां से ऐसी चली जाती हैं। लगातार विक्रम इसी काम को करता है और करते करते लगभग उसे 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 5 दिन लगातार ढूंढने के बाद भी वो लड़की उसे नहीं मिली थी और इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास रहने लगा था। घर के अंदर भी घर वाले भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं कि विक्रम आजकल खोया खोया सा रहा करता है, न जाने इसको क्या प्रॉब्लम है। तो एक दिन उसका पिता उसे पूछने लगता है कि बेटा क्या परेशानी है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो वो कह देता है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसी थोड़ा काम की टेंशन है और इसी वजह से परेशान रहा करता हूँ। पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा जिंदगी है, जिंदगी को आराम से जीना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए हमें परेशान नहीं रहना चाहिए। इस बात को सुनकर विक्रम उनसे कहता है कि हाँ पिताजी आप सही कह रहे हो और मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी को जीऊंगा। इसके बाद विक्रम आराम करने के लिए चला जाता है और रात में लेटा लेटा सोचने लगता है कि हो सकता है सच में ही ये पैसे मेरे लिए बने हो और मैं इन पैसों को वापस किसको लौटाऊं। जब वो लड़की मुझे मिल ही नहीं रही तो मैं इन पैसों को अपने पास रख लेता हूं। लेकिन तभी फिर से उसे अपने पिताजी के वो वर्ड याद आ जाते हैं जो उसके पिताजी उसे ईमानदारी से जीने के लिए कहा करते थे। तो विक्रम फैसला करता है कि 2 दिन और मैं इस कॉलेज पर जाकर देखूंगा, अगर वो लड़की मिलती है तो ठीक है, वरना मैं इन पैसों को पुलिस वालों को दे दूंगा और वो जाने और वो लड़की जाने। इधर जिस लड़की के वह पैसे थे उसका नाम था निशा। निशा इलाहाबाद के इसी कॉलेज से पढ़ाई कर रही है और साथ में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही है। उसके भैया दूसरे शहर में रहा करते हैं और उसके माता पिता भी वहीं पर रहा करते हैं। एक दिन अचानक से उसके भाई का फोन आता है और वो उसे वहां से अपने पास बुलाने के लिए कहता है और उसके पास उसने 3 लाख रुपए भिजवा दिए थे। निशा के कॉलेज में ही एक व्यक्ति आता है उसके भाई का जानकार और वो उसे 3 लाख रुपए वाला बैग पकड़ा देता है। इसके बाद निशा उसी दिन जिस दिन वो ऑटो में बैग भूल गई थी अपने कॉलेज से उस ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जाती है और वहां से दूसरे शहर के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि वो पैसों वाला बैग तो भूल ही गई है, तो उसके बाद वह फौरन अपने भाई के पास फोन करती है और उनसे आज की सिचुएशन के बारे में बता देती है। कहती है कि भैया मैं आ तो रही हूं, लेकिन वो पैसों का बैग मुझसे छूट गया है, अब मैं क्या करूं? आप कहो तो मैं अभी वापस जाती हूं। लेकिन उसका भाई कह देता है कि नहीं बहन कोई बात नहीं, पैसों का इंतजाम मैं यहां से कर लूंगा, लेकिन तुम वहां से जल्दी आ जाओ, पिताजी का ऑपरेशन होने वाला है और वो आपसे मिलने की जिद लगाए बैठे हैं। इसके बाद निशा वहां से ऑपरेशन कराने के लिए चली जाती है और उसके पिता का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद निशा अपने भाई से उन पैसों को ढूंढने के लिए कहने लगती है, लेकिन उसका भाई कह देता है कि बहन अब भला तुम्हारे पैसे कहां मिलने वाले हैं? उस बैग के अंदर ना तो कोई तुम्हारा एड्रेस प्रूफ था और ना ही कोई ऐसा संकेत था जिससे कोई हमें उन पैसों को लौटा भी सके। और फिर भी आज की इस दुनिया में इतने ईमानदार लोग कहां हैं जो तुम्हारे पैसों को लौटा देंगे? अगर मान के चलो तुमने उस ऑटो वाले को ढूंढ भी लिया तो वह तुम्हारे मुंह पर मना कर देगा, तो फिर तुम क्या करोगी? इस बात को सुनकर निशा भी इस बात से सहमत होती है, क्योंकि उस दिन वो काफी जल्दबाजी में थी तो उस ऑटो के अंदर की एक भी चीज उसे याद नहीं है जिससे वो उस ऑटो वाले को पहचान सके। ऐसा सोचकर निशा मायूस हो जाती है और वहीं पर रहने लगती है। वहां पर रहते हुए उसे 6 दिन हो गए थे और 6 दिन बाद वो वापस से अपने कॉलेज लौटती है और अपनी पढ़ाई को आगे करने लगती है। निशा की एक सहेली थी जिसका नाम था पूजा। अब पूजा उसे उस ऑटो वाले के बारे में बताती है कि आजकल तो एक ऑटो वाला कॉलेज के बाहर खड़ा रहता है और लड़कियों को बहुत बुरी तरह से घूरा करता है। इसके बाद निशा इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देती है और वो कहती है कि दुनिया है, दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है, हमें इससे क्या लेना। जैसे छुट्टी का टाइम होता है तो छुट्टी के टाइम निशा अपने कॉलेज से निकलती है और अपने हॉस्टल के लिए जाने लगती है। लेकिन जैसे निशा कॉलेज से बाहर निकलती है तो ऑटो वाला फिलहाल सभी लड़कियों को घूर घूर कर देख रहा था, तो निशा की नजर भी उस ऑटो वाले पर पड़ जाती है। निशा को उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है और इसके बाद वह उसके पास आने लगती है। जैसे विक्रम निशा को गौर से देखता है तो उसे वो तिल भी दिख जाता है जो उसकी नाक के पास में है और वो एकदम से कहने लगता है कि मैडम आपने मुझे बहुत दिन तक परेशान किया है। इस बात को सुनकर निशा थोड़ी सी हैरान हो जाती है, उसके पास आकर पूछने लगती है कि आप मुझसे बात कर रहे हो
हो? तो वो कहता है कि हाँ मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप ही मेरे ऑटो में बैठकर यहाँ से रेलवे स्टेशन पर गई थी आज से 7 दिन पहले, और उस दिन से रोज आकर मैं यहाँ पर आपको ढूंढा करता हूँ, लेकिन आप मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। इस बात को सुनकर निशा को ज्ञात हो जाता है कि ये तो वही ऑटो वाला है जिसके ऑटो में मैं पैसों का बैग भूल गई थी। तो वह उससे पूछने लगती है कि हाँ भैया, आपके ऑटो में मेरा पैसों का बैग रह गया था, क्या आपको वो मिला? तो वो कह देता है कि हाँ मैडम, वही बैग मुझे मिला था और उसी को वापस लौटाने के लिए मैं उस दिन से रोज इस कॉलेज पर आया करता हूँ और लड़कियों की तरफ घूर घूर कर देखा करता हूँ। लड़कियां मुझे बहुत ही गलत समझा करती हैं और कई बार तो मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती करके चली जाती हैं। काफी दिनों से मैं आपकी वजह से बहुत परेशानियां उठा रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, अब आप मेरे साथ चलिए और मैं आपका बैग लौटा देता हूँ। इस बात को सुनकर निशा विक्रम के साथ बैठ जाती है और विक्रम उसे अपने साथ बिठाकर अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद जैसे ही उसके पिता देखते हैं कि उसके साथ कोई लड़की घर पर आई है, तो वे विक्रम के बारे में गलत बातें सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं मेरा बेटा किसी की लड़की को भगाकर तो नहीं ले आया। तो वह उससे पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है और कहां से तुम इसे लेकर आए हो? तो उसके बाद विक्रम अपने पिता को पूरी घटना के बारे में बता देता है और कहता है कि पिताजी, पिछले 5-6 दिन से मैं इसी वजह से परेशान था क्योंकि मेरे पास इन मैडम के 3 लाख रुपए थे और मैं इनको इसे वापस लौटाना चाहता था। इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान रहा करता था और आज ये मैडम मुझे मिल गई हैं तो मैं इनके पैसे लौटा देता हूं। इस बात को सुनकर पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है और वह अपने बेटे की पीठ थपड़ता है और कहता है कि वाह बेटा वाह, आज तूने मेरी पूरी मेहनत को सफल बना दिया है। तू भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन तेरी ईमानदारी को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। इसके बाद विक्रम अपने घर के अंदर जाता है और उसे 3 लाख रुपए लाकर दे देता है। कहता है कि ये लो मैडम, आपके पैसे आपको मिल गए हैं और मेरे सर से ये सारी मुसीबत उतर गई है। ऐसा कहकर विक्रम ने उसे पैसे दे दिए थे। तभी निशा उससे कहने लगती है कि आपने पैसे तो लौटा दिए, लेकिन मैं इतनी दूर से आपके घर पर आई हूँ, क्या 1 कप चाय मुझे पीने को नहीं मिलेगी? इस बात को सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आप अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनवा देता हूँ। विक्रम अपनी छोटी बहन को आवाज लगाता है और उसकी छोटी बहन निशा के लिए चाय बना देती है। चाय पीते पीते निशा विक्रम के परिवार वालों से और विक्रम से बातें करती है और बातों ही बातों में उसे उसके परिवार की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है। जैसे उसे पता चलता है कि विक्रम के सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मेरे 3 लाख रुपए लौटा दिए हैं। इन सभी बातों को सोचते हुए निशा के दिल में विक्रम के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह उसके लिए कुछ करना चाहती है। इसके बाद निशा विक्रम को अपने पैसों में से कुछ पैसे निकालकर देने लगती है। तकरीबन 50,000 रुपए उसने निकाले थे और उन्हें विक्रम को देने लगती है। कहती है कि विक्रम, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है और तुम्हें इसे रखना चाहिए। लेकिन विक्रम निशा से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैडम, मैंने आपके पैसे इस वजह से नहीं लौटाए थे ताकि आप इनमें से कुछ पैसे मुझे दे सको। मुझे लगा कि आपको कोई परेशानी है और इसी वजह से आप इन पैसों को लेकर जा रही थी। तभी निशा विक्रम को बता देती है कि उस दिन मेरे पिता का ऑपरेशन होना था और मेरे बड़े भाई ने यहाँ पर ये पैसे मेरे पास भिजवा दिए थे उनके जानने वाले एक व्यक्ति से, लेकिन जब ये आपके ऑटो में रह गए थे तो उसके बाद भाई ने वहां से इंतजाम कर लिया और उन्हें भी इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर आप चाहो तो मैं इनमें से आपको कुछ पैसे दे सकती हूँ और आप इनका आराम से यूज कर लेना। लेकिन तभी जो विक्रम होता है वो मना कर देता, कहता है कि नहीं मैडम, इन पैसों को हम नहीं रख सकते, हम मेहनत करके खाया करते हैं और उसी से हम खुश हैं। ऐसा कहकर विक्रम मना कर देता है। तो उसके बाद निशा उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रोजगार देना चाहती हूँ। रोज जब हमारे कॉलेज की छुट्टी हुआ करेगी तो हमारे कॉलेज से लगभग 7 से 8 लड़कियां हैं जो उसी हॉस्टल पे जाया करती है जिसमें मैं रहा करती हूँ। तो क्यों ना तुम ऑटो को लेकर वहां पे आ जाना और रोज एक बार हमें वहां से वहां छोड़ देना और सुबह सुबह हमें हॉस्टल से कॉलेज तक छोड़ देना। इस बात के लिए विक्रम एग्री हो जाता है और निशा विक्रम का नंबर ले लेती है। अब रोज सुबह सुबह विक्रम निशा को और उसकी सहेलियों को हॉस्टल से उठाया करता और कॉलेज में छोड़ दिया करता और शाम को छुट्टी के समय वहां पर आ जाया करता और निशा और उसकी सहेलियों को वहां से हॉस्टल छोड़ दिया करता। निशा मन ही मन विक्रम को पसंद करने लगती है, लेकिन वह अपने प्यार का इजहार अभी विक्रम से नहीं कर पाती है। इसके बाद निशा अपने घर वालों को उस पैसे के बारे में बता देती है और कहती है कि वो पैसे मिल गए हैं और ऑटो वाला बड़ा ही ईमानदार था। अब जैसे उसके घर वाले इस बात को सुनते हैं तो उन्हें पहले इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब निशा उनके परिवार की कंडीशन और उन लोगों के बारे में बताती है तो उन लोगों को भी इस बात पर विश्वास करना पड़ता है। इसके बाद निशा का भाई उस लड़के के बारे में कहने लगता है कि ऐसा लड़का तो लाखों में एक होता है, ऐसा लड़का आज के समय मिलना बड़ा ही मुश्किल होगा। इस बात को सुनकर विक्रम के लिए निशा का प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह सोचने लगती है कि भैया को भी ये लड़का पसंद है तो क्यों ना मैं इससे शादी
की बात कर लूं। लेकिन निशा अभी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करती है और अपनी पढ़ाई लिखाई को करती रहती है। तभी कुछ दिनों बाद उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और वह इस कॉलेज को छोड़कर कोचिंग करने के लिए एक दूसरे शहर में चली जाती है। वहां से निशा बार बार विक्रम से बात किया करती और उसके घर परिवार के बारे में पूछा करती। विक्रम भी उसे कैजुअली जवाब दे दिया करता और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। कुछ दिनों बाद निशा की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और जैसे उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वह मन ही मन एक फैसला कर चुकी थी। वह सोच रही थी कि अब मैं विक्रम से शादी के लिए पूछूंगी और मेरे घर वाले अब बिल्कुल भी इस शादी के लिए मना नहीं करेंगे। इसके बाद वह विक्रम के पास फोन मिलाती है और फोन मिलाने के बाद अपने प्यार का इजहार विक्रम से कर देती है। इस बात को सुनकर विक्रम बड़ा ही हैरान होता है और कहने लगता है कि मैडम आप ये क्या कह रही हो, आप ठीक ठाक घर से हो और मैं एक बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ, हमारा तुम्हारा कोई भी मेल नहीं है और अगर हम तुम एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो सभी लोग इस बारे में गलत तरह की बातें करेंगे और ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन निशा विक्रम से साफ साफ बोल देती है, ये कहती है कि विक्रम मैंने भी ये बात सोची थी लेकिन अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। मैंने तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था लेकिन अब तक मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद कोई भी हमारे रिश्ते के बारे में कैसी भी बातें नहीं करेगा। इस बात को सुनकर विक्रम भी शादी के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपने घर वालों को मेरे घर वालों के पास रिश्ता लेकर भेज देना, अगर पिताजी कहेंगे तो हम दोनों की शादी हो जाएगी। क्योंकि विक्रम भी इतने दिनों से उससे बात कर रहा था तो मन ही मन उसे पसंद किया करता था लेकिन अपनी हालत की वजह से वह उससे कुछ कह नहीं पाता है। इसके बाद निशा अपने घर में इन सभी बातों को बता देती है और उसके परिवार वाले भी उस ऑटो वाले से निशा की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ऑटो वाले की ईमानदारी उसके परिवार वालों के दिल में घर कर गई थी और इसी वजह से वह शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि इतना ईमानदार लड़का आज के समय में मिलना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसा कहकर वो शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और अगले ही दिन विक्रम के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पर विक्रम भी अपने परिवार को निशा के बारे में बता चुका था तो विक्रम के पिता भी उनसे शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद निशा दुल्हन बनकर विक्रम के घर में आती है और विक्रम की सभी मुसीबतों से लड़ने में पूरी हिस्सेदारी निभाती है। कुछ दिनों बाद निशा कुछ पैसे इकट्ठा करके विक्रम का एक छोटा सा रोजगार खुलवा देती है और विक्रम उस रोजगार में ढेर सारी मेहनत करने लगता है और अब विक्रम भी अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक ऑटो वाले ने एक लड़की के पैसे लौटाए और उसके बाद उस लड़की ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। आप क्या कहना चाहते हो विक्रम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो निशा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।